हेलो एवरीवन। तो आज हम उस केस के बारे में बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चा में, जैसे कि आप सभी को पता है कि लद्दाख में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसको लेकर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जो सोनम वांगचुक है, उनकी पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है, यानी कि एक याचिका उन्होंने रखी है। जो सुप्रीम कोर्ट है अब 6 अक्टूबर को जो जलवायु कार्यकर्ता यानी कि वो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनकी जो पत्नी है डॉक्टर गीतांजलि चे अंगमो, उनके द्वारा बनती प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस की जो याचिका रिट दायर कर दी गई है और इस पर 6 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर कार्रवाई करेगा, यानी कि सुनवाई करेगा। इसका क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर। तो लेह में जो भी हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसको चलते हुए जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसके चलते सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनके द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और उन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने हिंसा को यानी कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, कुछ ऐसे बयान दिए। अगर हम थोड़ी हिंसा की पृष्ठभूमि देखें तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी और संविधान की जो 6th शेड्यूल है उसमें इसको मतलब कि शामिल करने की ये एक मांग रखी गई थी। इसकी वजह से जो प्रदर्शन किया गया यानी कि प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पर 24 सितंबर को ये जो धरना चल रहा था, वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो हिंसक रूप धारण कर लेता है, जिसमें काफी लोगों की यानी कि 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जो पुलिस होती है वो पुलिस प्रशासन कहता है कि उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में ये गोलीबारी की थी। 80 से 90 लोग जो थे वो घायल हो जाते हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने राजनीतिक दल के जो कार्यालय था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस था वहां पर उन्होंने आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने फिर से गोलीबारी शुरू की और वहां पर काफी हिंसा बढ़ गई थी। काफी लोगों की मतलब कि जख्मी हो चुके हैं, उनकी काफी जो हेल्थ इश्यूज यानी कि उनकी हेल्थ एक तरह से काफी जख्मी हुए हैं, तो उनकी जो सिचुएशन है खराब हो चुकी है। इसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि लद्दाख पर जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग जो भी गुस्से में आ रहे हैं, हिंसा में भड़क रहे हैं, तो ये सब कारण है सोनम वांगचुक के बयान, उनके द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए जाना। तो 26 सितंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है NSA के तहत और अभी वो जोधपुर के सेंट्रल जेल में उनको बंद किया गया राजस्थान में। लद्दाख प्रशासन क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि जो भी हिंसा हुई वो सब इन्हीं की वजह से और वांगचुक के जो समर्थक हैं वो उसे विच हंट बता रहे हैं, यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसे होता है। यानी कि उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे लीडर को दबाने की या फिर हमारे लीडर को ही पकड़ने की एक कोशिश है, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जितनी भी मांग है, ये अपने आप बंद हो जाए। इससे पहले जब बीजेपी की मतलब चुनाव आने वाले थे तो बीजेपी ने एक प्रॉमिस यानी कि वादा भी किया था लद्दाख वालों को कि उनको छठी अनुसूची का यानी कि वहां पर जो लोकसभा है उसकी 2 अलग अलग सीटें बनाई जाएंगी या फिर वहां पर छठी अनुसूची को लागू किया जाएगा। तो इसी तरह लोग फिर अभी गुस्से में आ चुके हैं कि उन्होंने बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब उनकी जो पत्नी है सोनम वांगचुक की, उनके द्वारा ये जो एक रिट दायर की गई है, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका दायर हुई है। गिरफ्तारी के 1 हफ्ते के बाद भी हिरासत के आधार या फिर आदेश की प्रति नहीं दी गई। यानी कि अब देखिए 1 हफ्ता हो गया उनको अरेस्ट किए, लेकिन फिर भी उनको किस बेस पर अरेस्ट किया ये अभी तक नहीं सामने आया। उन्होंने कहा कि ये NSA नियमों का एक तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। वांगचुक से कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है उनकी पत्नी का, ना ही उनकी सेहत और स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही NSA लगाना उन्होंने कहा अनुचित है, क्योंकि वांगचुक ने कभी भी देश के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपने देश को हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की है। लद्दाख के विकास, पर्यावरण संरक्षण के लिए वो हमेशा काम करते रहे। इसके बाद पुलिस के द्वारा वहां के जो DGP है उनके द्वारा ये भी कहना है कि जो सोनम वांगचुक है उनका पाकिस्तान के साथ भी कनेक्शन था, उनके साथ भी संबंध थे। तो इस पर भी जांच कार्यवाही जो चल रही है और इसके चलते उन्होंने गिरफ्तार किया था सोनम वांगचुक को। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को ये सुनवाई की जाएगी और वहां पर जो जस्टिस रहेंगे अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया, उनकी बेंच जो है इस पर सुनवाई की जाएगी उनके द्वारा। और NSA के तहत जो हिरासत की वैधता प्रक्रिया का उल्लंघन, वांगचुक की रिहाई, इस पर विचार किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस क्या था, उनको किस बेस पर अरेस्ट किया गया, ये सारे मामले की जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब अगर हम संविधान में देखें कि संविधान में इन सब के क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है हर एक नागरिक को जो भारत का नागरिक है।
यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, यानी कि प्रॉपर एक प्रोसेस के बिना किसी को भी उसके जीवन से, उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ होता है गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी, यानी कि जो भी कानून में लिखा गया है, जिस प्रोसेस के तहत किसी को अरेस्ट करना उस अकॉर्डिंग ही अरेस्ट किया जाएगा। अपनी मर्जी से या फिर गैर कानूनी गिरफ्तारी जो है वो संविधान का उल्लंघन करती है, यानी कि ऐसा ना हो किसी लीडर की या फिर किसी और, जैसे कि किसी और व्यक्ति की दुश्मनी हो उनसे पर्सनली और उन्होंने इसी आड़ में आकर उनको गिरफ्तार कर लिया, तो ये सब कुछ संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला आया था ये 1978 में आया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो भी गिरफ्तारी का प्रोसेस है सिर्फ कानून के तहत ही होना चाहिए, न्याय संगत, उचित और तर्क संगत भी होनी चाहिए, यानी कि उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए किसी को अरेस्ट करने का। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी और नजरबंदी से भी संरक्षण मिलता है भारत के नागरिक को। ये कहता है कि जो गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण या फिर यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा। मान लो जिसको अरेस्ट करना है तो उसको पहले कारण बताना होगा कि आपको किस बेस पर हम अरेस्ट कर रहे हैं। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने, बचाव करने का अधिकार भी होगा। मतलब कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो अपनी मर्जी का जो वकील है उसको चुन सकता है, अपने वकील से बातचीत कर सकता है। तो ये सब अधिकार दिए गए हैं गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को। इसके साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर जो नजदीक मैजिस्ट्रेट होगा वहां उनके सामने पेश करना होगा। यात्रा का जो समय रहता है, मान लीजिए कि लद्दाख से लेकर अब राजस्थान तक ले जाकर जो जितना बीच में समय लगा उनको हटाकर बाकी का जो 24 घंटे होंगे उनमें जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा तक किसी को भी हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये जो प्रावधान है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल जो विदेशी है उन पर लागू नहीं होता, यानी कि जो निवारक नजरबंद लोग होते हैं और जो विदेशी होते हैं उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है, यानी कि जो भारत के नागरिक है सिर्फ उनके लिए ये प्रावधान किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 22 का 4 खंड और 22 का जो खंड 7 है वो क्या कहता है कि निवारक नजरबंद के मामले में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को अगर 3 महीने से ज्यादा नजरबंद किया जाता है, यानी कि किसी को भी जो सेल होता है, यानी कि किसी को भी नजरबंद, यानी कि किसी से मिलने की अनुमति ना हो, उनको जैसे कहते हैं काल कोठरी में एक तरह से रखा जाता है, उसी तरह 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते जब तक कि एक जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसकी अनुमति नहीं देगा। अगर किसी को 3 महीने से ज्यादा या फिर लंबे समय के लिए नजरबंद रखना है तो उसके लिए बोर्ड की अनुमति होनी जरूरी है। नजरबंद व्यक्ति को अपनी सफाई का अधिकार होगा, यानी कि वो अपने पक्ष में बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकता है, अपनी सफाई दे सकता है। संसद को निवारक नजरबंद के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, यानी कि संसद चाहे तो इनके लिए कानून भी बना सकती है। इसके साथ ही सीआरपीसी में गिरफ्तारी के प्रावधान क्या है, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में क्या है, इसमें धारा अलग अलग होती हैं। तो धारा 41 क्या कहती है कि पुलिस जो है बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अगर अपराध जो है संज्ञेय हो, यानी कि जैसे हत्या की हो, किसी ने दंगा हो, चोरी हो, तो ये सब इसके मतलब आधार पर जो है बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अनर्श कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में एक फैसला आया, एक ऐसा केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें छोटे अपराध में 7 साल की सजा और गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना भी जरूरी है, ऐसा कहा गया है इस फैसले में। इस पर धारा 46 क्या कहती है कि गिरफ्तारी किस प्रकार की जाएगी, इसका तरीका बताता है और उसके बाद पुलिस को अनावश्यक बल प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि बिना किसी जरूरत के अपने बल का प्रयोग किया जाए तो ऐसा पुलिस के लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी गलत होगा। धारा 50 क्या कहती है, कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार है उसको गिरफ्तारी का कारण जरूर बताना होगा। हालांकि ये हमारे संविधान के जो हमारा गिरफ्तार व्यक्ति जो है उनके लिए भी ये लागू होता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी कि गिरफ्तार का कारण बताना जरूरी है। धारा 57 क्या कहती है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर धारा 167 कहती है कि जांच 24 घंटे में अगर पूरी नहीं होती तो मैजिस्ट्रेट जो है वो हिरासत के समय को भी बढ़ा सकता है, अगर जांच में समय लगता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है या फिर 60 या 90 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा। अब देखिए निवारक नजरबंदी क्या होती है। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही हिरासत में रख सकते, जैसे कि अभी सोनम वांगचुक को किया गया।
अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होता है। तो जो पुलिस प्रशासन उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इसी वजह से उन्होंने उनको नजरबंद कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जैसे कानून इसके लिए प्रावधान देते हैं, यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 इसमें प्रावधान किए गए हैं निवारक नजरबंद के। अब देखिए, जो ये रिट दायर की गई है सोनम वांगचुक जी की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के द्वारा, तो इसका अर्थ क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ऐसा उनके पास कोई चांस है अपने पति को बचा पाने का? तो इसको हम समझ लेते हैं। जो एक ये रिट होती, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की याचिका रिट है, जिसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने लिए, अपने परिवार या फिर किसी और के लिए अदालत से ये डिमांड कर सकता है कि जो भी व्यक्ति उसको हिरासत में लिया गया, जिसको अरेस्ट किया, जिसको पकड़ा गया, उसको अदालत के सामने पेश किया जाए और उसकी हिरासत की वैधता की जांचों की को वो उसको अगर अरेस्ट किया गया तो वो कहाँ तक वैलिड है। इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कानूनी आधार के हिरासत में ना रखा जाए, यानी कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ऐसे ही किसी से दुश्मनी निकालने के लिए अरेस्ट न कर लिया जाए। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 21 और गिरफ्तारी से संरक्षण जो अनुच्छेद 22 कहता है, जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ सरकार या प्रशासन के द्वारा मनमानी या फिर गैर कानूनी हिरासत को रोकना, यह भी इसका उद्देश्य है। अब ये दायर कब की जाती है? ये जो याचिका है, किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जब अरेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये दायर की जा सकती है। गिरफ्तारी का अगर कारण नहीं बताया जाता या फिर प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाए। इसके बाद जो हिरासत में रखा जाता है व्यक्ति को, उसका आधार जो असंवैधानिक या फिर गैर कानूनी हो। इसके साथ ही निवारक नजरबंद में जो प्रक्रियात्मक अनियमितताएं, जैसे कि हिरासत के कारणों की अगर पुलिस प्रशासन जानकारी नहीं दे रहा तो उसकी वजह से भी उसके खिलाफ भी इसको दायर किया जा सकता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है ये याचिका दायर करने का? सबसे पहले दायर की जाती है याचिका सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उच्च न्यायालय में भी अनुच्छेद 226 के तहत इसको दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता यानी कि जो ये रिट दायर कर रहा है उसको ये बताना होगा कि हिरासत आखिर अवैध क्यों है, यानी कि ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि ये इनवैलिड है। इसके बाद फिर अदालत अपनी कार्यवाही करती है। अदालत जो है हिरासत में जितने भी प्राधिकारी रखे होते हैं, जैसे कि जो पुलिस जेल प्रशासन, उनको आदेश दिया जाता है कि व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए। फिर उसके आधार प्रक्रिया की जांच होती है कि उनको किस आधार पर हिरासत में लिया गया, किस आधार पर उनको मतलब पूरा प्रोसेस क्या फॉलो किया गया उसको अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद निर्णय आता है। अगर जो ये अरेस्ट अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट किया जाता है और फिर वो इनवैलिड पाया जाता है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हिरासत वैध होती है तो फिर इस याचिका को खारिज किया जा सकता है। तो इसकी तरह अब ये जो 6 अक्टूबर इसमें फैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस बात पर, यानी कि ये जो याचिका दायर की गई ये आगे बढ़ पाएगी या फिर इसको यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें आपातकाल स्थिति में कुछ प्रावधान दिए गए। 1975 से 77 जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार जो उसको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये मौलिक अधिकारों का एक हथियार है, यानी कि अगर इमरजेंसी लगी हो तो उस समय में आप इसको दायर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लागू होने की स्थिति क्या होती है? ये सिर्फ आपराधिक मामलों में ही नहीं बल्कि निजी हिरासत, जैसे कि परिवार के द्वारा बंधक बनाना, यानी कि अगर किसी परिवार ने किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा है तो उसके खिलाफ भी ये लागू हो सकती है। इसके बाद याचिकाकर्ता को साबित करना होगा कि जो हिरासत प्रक्रिया है ये सब कानून के खिलाफ है, यानी कि जो हिरासत प्रक्रिया की गई है या फिर जिसको अरेस्ट किया गया तो उसको कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ किया गया। यानी कि अब जो सोनम वांगचुक की पत्नी है उनको कोर्ट में ये चीज साबित करनी होगी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको इनवैलिड, यानी कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उनको अरेस्ट किया गया, बिना किसी दोष के उनको हिरासत में लिया गया। तो ये जो है 6 अक्टूबर को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस याचिका पर क्या फैसला आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।